हेलो गाइज, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा। दोस्तों मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, इसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस पर निर्धारित करता है? यह नियम किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह नियम न्यूटन के जो जड़त्व का नियम है उस पर आधारित है। दोस्तों जब गिलास पर कोई भी पत्ता रखा है और पत्ता पर अगर कोई सिक्का रखा है और आप यदि पत्ते को धक्का देते हैं तो सिक्का नीचे गिर जाता है, क्योंकि सिक्का हमेशा जड़त्व में बना रहना चाहता है, और कार्ड अचानक गति में आ जाने के कारण कार्ड तो आगे निकल जाता है, लेकिन सिक्का जड़त्व में होने के कारण सिक्का वहीं पे नीचे गिर जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा, जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और न्यूटन के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बल का जो फॉर्मूला होता है, बल बराबर एम ए, जहाँ एम द्रव्यमान और ये जो है ये त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? तो दोस्तों घर्षण बल हमेशा बल की दिशा के विपरीत काम करता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल के दिशा के विपरीत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर्षण बल हमेशा बल के दिशा के विपरीत काम करता है। दोस्तों घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, और घर्षण बल के अभाव में हम गति नहीं कर सकते, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और जहाँ पे जल का घनत्व अधिकतम होगा वहाँ पे जल का आयतन सबसे कम होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होने के कारण जल का आयतन न्यूनतम होगा, और यहीं पे आपको ध्यान रखना है जल का घनत्व जो होता है ये बर्फ से ज़्यादा होता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और तो इसे ध्यान रखिएगा। और ग्रेविमीटर, तो ग्रेविमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसा कि हमने ये क्वेश्चन पिछला वीडियो में कवर किया है, जल की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 17.2 मीटर। दोस्तों 17.2 मीटर की मिनिमम दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, इको को सुनने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? तो हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक होता है, तो ध्यान रखिएगा। और स्टील में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा किसमें होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा स्टील, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? दोस्तों जब कोई जीवाश्म ईंधन जलता है तो वहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसका प्रकृति क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड का होता है, ऑप्शन ये करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अम्लीय ऑक्साइड होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और अगर क्षार के बारे में बात करें तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभाज्योतक ऊतक। दोस्तों विभाज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऊतक का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है, तो ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं,
तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों दूरी को। ऑप्शन ये सही होगा, दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ओडोमीटर जो है सो वाहनों में जो है ये लगाया जाता है, और वाहनों में जो दूरी को मापने का काम करता है ये ओडोमीटर ही करता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर का प्रयोग मोटर वाहनों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? दोस्तों गर्म रक्त में आने वाले प्राणी वे सभी प्राणी होते हैं जिसका शरीर का टेम्परेचर समान होता है, जैसे मनुष्य। तो इसी वर्ग में आते हैं आपका दोस्तों पक्षी, तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा दोस्तों। पक्षी के शरीर का टेम्परेचर हमेशा समान होते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको जो है धातु के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। पारा जो दोस्तों धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पारा का अपेक्षित घनत्व पूछा जा सकता है, तो पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 13.6 होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन है, तो अधातु में दोस्तों ब्रोमीन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का निर्माण करने के लिए न्यूलैंड साहब आते हैं और उन्होंने जो है सो अष्टक का सिद्धांत दिया था, और ये मात्र 20 तत्वों तक लागू हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे 20वां तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ये सही होगा। कैल्शियम तक ही इनका नियम, जो अष्टक का नियम था, ये लागू हो पाया था। बाकी उस समय 56 तत्व था उससे, और 56 तत्वों को पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, मात्र 20 तत्वों तक ही लागू हो पाया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर होगा डेमोक्रिटस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। डेमोक्रिटस द्वारा अणु शब्द का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अणु क्या होता है? तो किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम अणु कहते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माता पिता से, यहाँ के नहीं होगा दोस्तों, से होगा। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आनुवांशिकता। माता पिता का जो गुण होता है ये बच्चों में चला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था ये मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है खसरा रोग किसकी वजह से होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायरस। खसरा रोग वायरस से होने वाला रोग है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग जो आपको ध्यान रखना है, जैसे हो गया रेबीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया और चेचक, ये प्रमुख रोग है जो वायरस से होते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो दोस्तों मानव में जो पसीना आता है, मनुष्य को पसीना आता है, ये किस ग्रंथि से आता है, और ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है, मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा। जो पसीने वाली ग्रंथि होता है ये त्वचा में उपस्थित होता है, और इस ग्रंथि का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नाम होता है श्वेत ग्रंथियाँ, तो ध्यान रखिएगा, श्वेत ग्रंथि पसीने वाली ग्रंथि का नाम होता है। दोस्तों मानव शरीर का जो त्वचा होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग होता है, तो ध्यान रखिएगा, त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एंटोनी लेवोजियर। दोस्तों एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रासायनिक शास्त्र केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? सही आंसर होगा कार्बन का, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, हीरा कार्बन का अपरूप है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कार्बन एक अधातु है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी कार्बन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप होते हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
काला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। पेट्रोल को काला सोना के नाम से जाना जाता है। यहीं आपसे पूछा जा सकता है कोयला को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कोयला को काला हीरा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और पनबिजली को उजाला हीरा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। ऑप्शन ये सही होगा। दोस्तों मरकरी का चमक बिल्कुल सिल्वर जैसी होती है, इसलिए मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और ट्यूबलाइट में मरकरी भरा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों बल का फॉर्मूला ma होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो इसे ध्यान रखिएगा। और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर होगा गाजर। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों गाजर विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है, और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चौक, वही चौक के बारे में पूछा जा रहा है जो हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक प्रतीक CaCO3 होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और अंडे का जो बाहरी छिलका होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो दोस्तों बिजली के एक सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, इसमें 2 टर्मिनल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 2। दोस्तों यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री पर जो है सो पानी जमता है, लेकिन फ़ारेनहाइट जो है इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।